इतनी बुरी तरह मारना कि चारों शीशे बंद कर दिए गए गाड़ी के और पूरा नील ही नील पड़ जाना और उसके बाद बाहर फेंक दिया गया। ये जो राजा बेटा सिंड्रोम, ये सबसे बड़ा वायरस है। इसीलिए जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा शुरू तो एक औरत से ही हो रही है कि माँ जो है बच्चों को समझा नहीं रही कि नहीं मारना। उन्होंने इतना मारा मुझे कि मुंह टेढ़ा हो गया है, 40 ml ब्लड कलेक्ट हो गया मुंह पे। थप्पड़, सिर्फ एक थप्पड़ खाना क्या घरेलू हिंसा है? नहीं। घरेलू हिंसा तब से शुरू हो जाती है जब आपको लगता है कि आप अपने ही घर में फूक फूक के कदम रख रहे हैं, कि आप सांस भी किसी और की मर्जी से ले रही हैं, आपके सब रिश्तेदारों को काट दिया गया है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिंदा सिडाना, साइकेट्रिस्ट, साइकोसेक्सुअल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी एंड करमवीर चक्र अवार्डी, ब्रोंज मेडल। मैं एक ही बार नहीं, 2 बार 2 शादियों में घरेलू हिंसा से गई और इतनी दहशत वाली हिंसा से कि हर जगह कैमरे लगे हैं और मैं कदम भी नहीं उठा पा रही हूँ, एक डॉक्टर होकर काम भी नहीं कर पा रही हूँ। 20 रुपए भी नहीं है मेरे पास कि मैं पार्लर तक भी अपनी मर्जी से चली जाऊं। आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं आईवीएफ के और आप गंगानगर से जयपुर की तरफ जा रहे हैं, हनुमानगढ़ से, एंड आप मतलब सिर्फ इतनी सी बात पर कि आपको चाय पीनी है, आप बोले, और उसके अलावा ना तो आपको खाने पीने को दिया जा रहा है, पूरे रास्ते 12 घंटे का सफर है और आपका इलाज चल रहा है, एंड हस्बैंड को गाड़ी चलानी है दारू पी के। आपने अगर ये बोला कि दारू मत पियो कि मुझे डर लगता है, और इतनी बुरी तरह मारना कि चारों शीशे बंद कर दिए गए गाड़ी के और पूरा नील ही नील पड़ जाना और उसके बाद बाहर फेंक दिया गया गाड़ी से। एंड मैं गायनेक के पास गई तो वो मेरे शरीर पे पूरे नील देख के हैरान हो गई कि ये क्या है, और मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्यों क्यों मैंने बहाना बनाया? मुझे तो लगता है मेरी गलती थी, ये 3 साल जो मैं सहती रही। हम औरतें ही हैं जो इसको बढ़ावा दे रही हैं, घरेलू हिंसा को, मुझे लगता है। क्यों दे रही हैं? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है बेटा शादी चलानी है, शांत रहना है, लड़कियां ऐसे नहीं बोलती, लड़कियां बोलेंगी तो लेबल कर दिया जाता है, लड़की घर लेट आएगी तो उसको तो लेबल कर दिया जाता है, ये तो अरे घटिया कैरेक्टर है, लड़का लेट आए तो नॉर्मल है, लड़की शादी से पहले वही लड़की गर्लफ्रेंड बन के छोटे कपड़े पहन रही है तो आपको बहुत अच्छी लग रही है, शादी के बाद वो दुपट्टा भी ना ले तो आपको लग रहा है ये क्या कैरेक्टरलेस है। अगर एक थप्पड़ में मैंने वो आवाज उठाई होती कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और वापस आ गई होती, तो शायद उसकी हिम्मत नहीं होती दोबारा किसी और के साथ ऐसा करने की। 3 महीने अपने घर पे रह के प्रेग्नेंट होकर आई और आकर कर इमेजिन कि डस्टबिन के अंदर कॉन्डम्स मिले हैं, यूज्ड कॉन्डम, जब मैं 3 महीने वहां नहीं थी, और उससे पहले भी 6 महीने से तो हमें मना ही किया गया था कुछ भी करने के लिए, संभोग करने के लिए, और सिरिंजेस मिले हैं, ऊपर से गांजा भी मिला है। और सिर्फ इतना मैंने बोला कि आपने ये डस्टबिन खाली नहीं किया, शक भी नहीं किया, और इतने में उनके इसने इतना बुरा हाल किया कि जो मारना स्टार्ट किया कि मेरे अबॉर्शन हो गया। इमेजिन 3 आईवीएफ के बाद बच्चा पैदा हो रहा है और अबॉर्शन हो गया, जिस बच्चे के लिए तुम मुझे मार मार के कर रहे हो। उन्होंने इतना मारा मुझे कि मुंह टेढ़ा हो गया है, 40 ml ब्लड कलेक्ट हो गया मुंह पे। आप इमेजिन करो, 3 महीने तक मुंह टेढ़ा, वो भी ऐसा नहीं कि शराब पी के किया गया। माँ बाप भी सामने खड़े हैं, मेरे सास ससुर, जिनके रोज मैं पैर दबा रही हूँ, और वो खड़े देख रहे हैं कि मेरा खून ही खून निकल रहा है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बचपन से हमें सिखाया जा रहा है लड़की को शांत रहना चाहिए, लड़की कुछ बोलेगी तो बदतमीज है, लड़की का काम तो है बस बच्चे पैदा करना, शादी करके सक्सेसफुल होना। अगर लड़की ने तलाक ले लिया तो माँ बाप मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। और दूसरी कंडीशनिंग होती है लड़कियों की कि फाइनेंशियली हम इतने इंडिपेंडेंट ही नहीं होने देते, कि हम लोगों को शेयर मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है या पैसे की इतनी नॉलेज नहीं है, या फिर शादी होते ही जैसे कहते हैं ना पापा की परी आ गई, तो पापा की परियों के पर काट दिए जाते हैं ससुराल में। तो वो क्यों, सारा कंट्रोल वो ले लेते हैं। और पहला साइन कि आपके साथ घरेलू हिंसा होने वाली है, वो मैं ये बताना चाहूंगी, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है और आपको अपने परिवार वालों से और फ्रेंड से अलग कर दिया जा रहा है, वो ये दिखा के अलग कर दिया जाता है कि जैसे डर वाला शाहरुख खान की मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कि मेरे से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, मेरे से ही बात करो, मेरे साथ ही रहो। पर वो प्यार नहीं है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश है कि ताकि आप जा ना पाओ।
आप इतने अपाहिज हो जाओ अपनी खुद की सोच में, खुद की कि आपके साथ कोई खड़ा भी ना हो, क्योंकि आप सबसे बात ही करना बंद कर गए हो इतने साल शादी के टाइम। आपको लगता है मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, पर वो एक कंट्रोल है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। मेरे साथ तो ऐसा तक हुआ है कि शादी से पहले मेरा वेट चाहे 10 किलो ज़्यादा ही था और लव मैरिज, पर तब भी मुँह पे थूक दिया गया कि तुम मोटी है। और शादी के बाद मतलब अचानक मैं मोटी हो गई, शादी वाले दिन तक मैं पतली थी कि जब प्यार था। अगर आपको ये लगे कि आपको हर बात पे टोका जा रहा है, हर बात पे आपका कंपैरिजन किया जा रहा है, नहीं नहीं तू सुंदर नहीं है, वो सुंदर है, मेरी बहन तो तेरे से अच्छा खाना बनाती है, वो एक होता है मैनिपुलेशन। आपको मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग किया जा रहा है। गैस लाइटिंग में जैसे वो डायरेक्टली तो आपको थप्पड़ नहीं मार रहे, पर आपकी सेल्फ एस्टीम पे इस तरह का थप्पड़ मारते हैं कि आपको लगता है आप सच में किसी लायक नहीं हो, आप यूजलेस हो। वो इस तरह आपको गिरा देते हैं आपकी खुद की नजरों में कि आप कुछ करने लायक नहीं हो। उस गैस लाइटिंग के कारण आप दोबारा उठ नहीं पाते और उस शादी से निकल नहीं पाते। फिर आता है ट्रॉमा बॉन्डिंग। ट्रॉमा बॉन्डिंग कि आप खुद ही इतना अटैच हो जाते हो कि आपको भी आदत हो जाती है कि प्यार इतना, वो इतना ज्यादा रोमांस दिखाते हैं पहले कि जब आप छोड़ते हो आपको कमी महसूस होने लगती है। तो उसमें भी गलती है कि लड़कियां वापस चली जाती है। एक लड़की कम से कम 7 चक्कर लगाती है घर आने का और वापस जाने का, तब जाके हिम्मत जुटाती है वापस आने की। लव बॉम्बिंग मैं तो खुद से गई हूँ कि मतलब आप इमेजिन करो कि हम इतना प्यार, इतना रोमांटिक कपल की मेरे लिए ऐसा भी हो रहा है कि ऑल्डो के बैग्स ऐसे पड़े हैं और पैर खड़े, यहाँ चलो आज यहाँ चलते हैं, नरेंद्र भवन चलते हैं बीकानेर 5 स्टार में सिर्फ नाश्ता करने, और बर्थडे पे एकदम से सरप्राइज की गाड़ी सजी हुई है, पर उसी टाइम रात को थप्पड़ मारना। मैं इतनी मार खाने के बावजूद कि मुंह टेढ़ा हो गया तब भी वापस चली गई, क्योंकि हुवरिंग हुवरिंग एक उनकी टेक्निक होती है, वो आपको सक कर लेते हैं वैक्यूम क्लीनर की तरह, कि वो आते हैं बार बार रोज रोज आना कि मैं माफी मांगना और अच्छा बनना सबकी नजर में, और अच्छे तो वो वैसे ही दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं। आज की डेट में भी कोई उनको बुरा नहीं बोलता, वो दुनिया के लिए सबसे अच्छे हैं, पर दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है कोई नहीं बता सकता। तो ये तो साइकोलॉजिकली महिलाओं के साथ ऐसा हो जाता है कि वो डिपेंडेंट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी टेक्निक्स ही होती हैं। चौथलास टेक्निक वो यूज करते हैं, आपको विलेन बना देते हैं स्टोरी में, सबके पास जा जाके जिन फ्रेंड से आपको कट किया या जिन रिश्तेदारों से, वो आप पहले ही अपनी कहानी बता देंगे, अपना रोना सुना देंगे कि ये मुझे टॉर्चर करती है। और फ्लाइंग मंकीज ले आते हैं। फ्लाइंग मंकीज वो लोग आते हैं कि वो बोलते हैं अरे यार वो तो इतना हैंडसम है, इतना शरीफ लड़का, तो तू कैसे उसके साथ लड़ाई कर सकती है, क्योंकि वो बाहर तो इतना दिखावा कर रहे हैं ना, बाहर तो वो शराब भी नहीं पीते किसी के सामने, पर अंदर घर के वो इस तरह हाल कर रहे हैं आपका कि कोई देख भी नहीं पा रहा कि आपको मार रही हैं। लड़कियां क्यों रहती हैं, क्यों सहन करती हैं, क्योंकि हमारी समाज का कीड़ा है ये पैट्रियार्की। अब पैट्रियार्की क्या है? पैट्रियार्की का मतलब है कि पैट्रियार्की और फेमिनिज्म सेक्सिस की लड़ाई नहीं है। असली में तो ये है कि इक्वल होना चाहिए, पर लोगों ने इसको बना दिया है कि पैट्रियार्किज्म में मर्द को दर्द नहीं होता और एक आदमी अपना दर्द नहीं रो सकता, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसको बचपन में भी नहीं सिखाया जाता कि भाई लड़का कोई रोएगा ना, वो उसको बोला जाएगा अरे क्या लड़की है क्या तू, क्यों, दर्द तो लड़की को लड़के को भी हो रहा है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि लड़का अपने माँ बाप के बीच, माँ और बीवी के बीच में पिस गया है ना, उसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हो गया और तब तक वो बोल नहीं पाता। जो अब्यूजर है उनकी क्या साइकोलॉजी होती है, बेसिकली 2-3 कारण है समाज में। सबसे पहला कारण कि कई बार माँ बाप जो है मानसिक बीमारी छुपाते हैं, कि पहले से मानसिक बीमारी को एक इतना बड़ा हवा बनाया गया है कि उसका इलाज नहीं किया जाता और बताया नहीं जाता। बट उनको ये नहीं मालूम कि अगर मानसिक बीमारी के बारे में बता दिया जाएगा, चाहे लड़के की चाहे लड़की की, तो हस्बैंड या वाइफ ज्यादा सपोर्टिव होंगे और इलाज अच्छा होगा। एक तो इस कारण से हिंसा होती है, कई बीमारियों के कारण, छुपाई हुई बीमारियां। दूसरा, शराब या नशा। नशे में इंसान को मालूम नहीं चलता, पर सबसे बड़ा कारण जो है बचपन से जो बच्चे ने देखा है, लर्निंग बिहेवियर। मैंने ये तक देखा है कि मेरे ससुर मेरे सामने मेरी सास को मार रही हैं और वो मेरे पास आ रही हैं कि मुझे बचा ले, और विद इन 2 मिनट वो नॉर्मल हैं, वो उनके माँ बाप को गाली दे रही हैं और वो 2 मिनट में नॉर्मल हो जाती हैं, बच्चे सामने खड़े हैं। एक बार तो मैं शौक में चली गई थी कि 35 साल का जवान बेटा मेरी मदर इन लॉ को इतनी बुरी तरह उसने धक्का दिया कि वो वहां जाके गिरी हैं कि मेरे को लगा था कि बस ब्लीडिंग या कुछ हो गया अभी उनको। और फादर को भी,
फादर इन लॉ को इतनी बुरी तरह मारना, या वो बेहोश भी हो गए हैं तो भी नहीं देखना, क्योंकि वो वीडियो गेम खेल रहे हैं राजा बेटा हमारे। एंड पर 5 मिनट बाद मेरी मदर इन लॉ बेटा बेटा कर रही है कि अरे मेरा बेटा तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, बेटा क्या खाएगा, बेटा भटूरा बना दूं, बेटा ये कर दूं। एंड बेटे को फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो ये जो राजा बेटा सिंड्रोम, ये सबसे बड़ा वायरस है एक। इसीलिए जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा शुरू तो एक औरत से ही हो रही है कि माँ जो है बच्चों को समझा नहीं रही कि नहीं मारना। ये चीज हमारा सबसे बड़ा समाज में हिंसा को बढ़ावा देना इसलिए है कि चुप्पी तोड़ो। एक लड़की, आपको जनरेशंस की चुप्पी तोड़नी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने मार खाई तो मेरी बहू भी खाए या मेरी बेटी भी खाए। इसलिए मैं यही बोलती हूँ लड़की के माँ बाप को भी कि उनको ध्यान रखें कि उनकी बेटी के व्यवहार में बदलाव आ रहा है अगर, तो कि मैंने अपने घर पे अगर फोन पे बात करना कम कर दिया, तो उनको सोचना चाहिए था ना पहले कि ऐसा क्यों कम हो गया, एकदम से क्या हो गया, चुप हो गई है, शांत हो गई है, कुछ तो हो रहा होगा। लड़कियां शादियां निकाल देती हैं कि चलो बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इंसान बदल जाएगा। बच्चा, किसी को अगर मेंटल इलनेस है, ठीक थोड़ी हो जाएगी बच्चा होने से। वो तो शादी भी लोग करा देते हैं कि हम शादी इसलिए करा रहे हैं कि लड़की आएगी सुधार देगी, इलाज हो जाएगा। मेरे इन लॉज ने मेरे मुंह पे बोला है कि हमने साइकेट्रिस्ट से शादी इसलिए की कि हमें लगा दोनों बच्चों को संभाल लेगी। मेरे देवर को स्किज़ोफ्रेनिया था, और तो उन्होंने मुझे यही रीजन दिया कि हमने शादी इसलिए की थी तुमसे कि तुम इलाज कर दोगी, तुम साइकेट्रिस्ट हो। तो मैं इलाज करने के लिए बहू की क्या जरूरत थी, नर्स ले आते। और बहुत लोग अपनी लड़कियों की या बेटों की शादी यही करते हैं सोच के कि बदल जाएगा शादी के बाद। फिर लड़कियां क्या सोचती हैं, बेटा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा तो बदल जाएगा, इतना नहीं जाएगा बाहर, शराब नहीं पिएगा, बच्चे में ध्यान देगा। पर वंस अ अब्यूजर इज ऑलवेज अ अब्यूजर। अगर किसी ने एक बार आप पे हाथ उठा लिया, वो कभी नहीं सुधरने वाला इंसान, जब तक आपने आवाज नहीं उठाई या जब तक उसके माँ बाप ने उसको नहीं रोका। एक बार तो उसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। बच्चा पैदा करना उस कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ समाज की बीमारी यही है। उल्टा बच्चा पैदा होने के बाद आप इतना फंस जाते हो कि निकलना ही मुश्किल हो जाता है। एक बच्चे को लेके आप कैसे शादी से निकल सकते हो? हर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता बच्चे को पालने के लिए। और समाज में और ज्यादा बेइज्जती महसूस होने लगती है कि अरे बच्चा हो गया तब भी तलाक लेना। कोई लड़की निकल ही नहीं पाती है। तो इवन कि निकलने के बाद भी मुझे तो ये भी सुनना पड़ता है, आज तक कई बार बोल देते हैं रिश्तेदार या कई लोग आके कि अरे तू बच्चा ही कर लेती है, कोई जीने का सहारा होता। तो मैं कहती हूँ जीने का सहारा कैसा होता? खराब शादी में बच्चे के साथ रहना उसके लिए ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों? बच्चे में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बच्चा खुद मासूम गुमसुम रहने लगता है। बच्चे को खुद में हीन भावना आ जाती है कि मेरे साथ वाले स्कूल के बच्चे तो इतना खुश हैं और मेरे माँ बाप घर में लड़ रहे हैं। बच्चा खुद ये भी सीख जाता है मारना पीटना, उसके लिए नॉर्मल हो जाता है ये। तो ये हिंसा बढ़ती ही है एक हिंसा को देख करके। तो ऐसे घर में बच्चे के साथ रहने से अच्छा आप अलग हो जाइए, दूसरे का सोचने की जरूरत नहीं है। सब बोलते हैं अरेंज मैरिज, लव मैरिज। भाई मेरा तो यही कहना है, मैरिज ही एक जुआ है, इट्स अ गैम्बल। चाहे अरेंज है चाहे लव है, इन द एंड यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। क्योंकि मेरे साथ मैंने लव मैरिज की, वो भी 2 साल साथ में रह के, तब भी शादी के पहले दिन ही थप्पड़ खा लिया और इतनी हिंसा देखी है, और 2 साल में इतना प्यार देखा कि आप सोच भी नहीं सकते। और अरेंज मैरिज, इतनी पढ़ी लिखी परिवार में और पूरी इंक्वायरी 1 साल कोर्टशिप की, हम मिलते रहे। लोग कहते हैं चलो एंगेजमेंट और उसमें टाइम डालो जान जाओगे, पर आप तब तक किसी को नहीं जान सकते जब तक आप उनके घर के अंदर नहीं गए। मैं पहली शादी में यही सोच के 3 साल टिकी कि अरे मेरी लव मैरिज है, मैं कैसे बोलूं किसी को। और दूसरा शादी में 3 साल की समाज क्या कहेगा। पर मैरिज इज अ बिगेस्ट गैम्बल। तो माँ बाप को यही समझाना चाहिए ससुराल जाते टाइम लड़की को कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे माँ बाप हैं, पर हम हमेशा तुम्हारे लिए खड़े हैं। एक बार भी गलत हुई, गलत आवाज नहीं सहनी। सो ऑलवेज आई से टीच योर सन एंड ट्रीट योर सन द वे दैट ही नोज हाउ टू ट्रीट अ वाइफ, द वे ही वांट्स कि उसकी बहन और माँ को उस तरह ट्रीट किया जाए, उसी तरह वाइफ को रखना है। वो चीज सिखाइए बच्चे को बचपन से। एंड आई ऑलवेज से टू फादर्स ऑल्सो, पेरेंट्स ऑल्सो, कि अपनी बेटी को भी सिखाइए कि बी सो कॉन्फिडेंट और अपनी सेल्फ वर्थ इतनी मत गवाओ कि कुछ भी सहते चले जाओ। इतना सेक्रीफाइस की जरूरत नहीं है।
नेवर टेक एनीथिंग लेस देन यू डिजर्व। हैप्पी मैरिज इज नॉट अ मिथ। सबको पार्टनर चाहिए, सबको लाइफ पार्टनर चाहिए, क्योंकि माँ बाप कब तक रहेंगे, भाई बहन अलग चले जाएंगे, और मैन इज अ सोशल एनिमल, कंपनी चाहिए आपको। और जो आपको हस्बैंड या वाइफ समझ सकता है, जो वो रिलेशन कोई नहीं समझ सकता। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बच्चों को IQ से ज्यादा EQ सिखाना शुरू करें, इमोशनल कोशेंट। बिकॉज मैं तो आज भी 2 लड़कों ने मेरे साथ ऐसा किया, पर मैं कभी नहीं कहती कि हर लड़का खराब है, क्योंकि हर लड़का खराब नहीं होता। जैसा आप पालेंगे वैसा ही होगा। तो आपको अपने बच्चों को किस तरह पालना है, सिखाना है कि किस तरह इज्जत की जाए, इमोशंस को। और एक तो अपने बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह रहेंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, मैं तो यही कहती हूँ, ये जो हिंसा की प्रॉब्लम हो रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी है सिर्फ लड़की दुखी हो रही है, लड़का भी दुखी होता है डिवोर्स से, लड़की चली जाती है तो। और आजकल तो गलत केस भी कितने हो रहे हैं। तो वो कारण, तो इसीलिए एक हंसी खुशी परिवार चल सकता है अगर हम ये सोचें कि हमारी कोई जंग नहीं है, हम एक खुद एक यूनिट है। हमें परिवार को, एक गाड़ी है, एक साइकिल है जिसको एक साथ चल सकती है दोनों पहियों को, और वो एक साथ तभी चल सकती है अगर मैं अपने हस्बैंड के माँ बाप की उतनी ही इज्जत करूं और वो भी मेरी उतनी करे। और तीसरा, एक्चुअली मेरा सपना है कि टाइम्स बिलबोर्ड, बॉम्बे में, दुबई में, बुर्ज खलीफा, हर जगह एक बिलबोर्ड होना चाहिए कि मैन कैन क्राई। जिस दिन लड़कों को ये पता लग जाएगा कि हाँ उनकी भी फीलिंग्स की कदर हो रही है, एंड दुनिया ही बदल जाएगी। लास्टली मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मेरा तो सपना है कि मैं ऐसी दुनिया देखूं कि इक्वालिटी हो, बट इक्वालिटी होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बायोलॉजिकली ही एक लड़का और लड़की डिफरेंट है एक दूसरे से। क्योंकि बायोलॉजिकली लड़कियां केयर गिविंग के लिए ही बनी हैं और लड़कों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो थोड़ा वो बाकी काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक दूसरे का काम बांट करके, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, सेलिब्रेटिंग ईच अदर्स विंस, रिस्पेक्टिंग, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। प्यार फिर भी कम हो जाता है, प्यार से शादी नहीं चलती। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। सो रिस्पेक्ट ईच अदर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करें। एक सबसे बड़ा मैसेज, यू कैन रीबिल्ड योर लाइफ एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। आप के साथ क्या हुआ है उसको आप अपनी जीत में बदल सकते हो, कहीं से भी उठ सकते हो। एक आपको फैमिली सपोर्ट नर्चर करके रखना है और अपनी हिम्मत नहीं हारनी। अगर होप है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ तो सब हो सकता है। मेरे साथ इतना बुरा तक हुआ है कि शायद ही कोई सोचेगा कि मैं जिंदा भी खड़ी हूँ। मेरा 3 महीने तक फेस टेढ़ा रहा है, मेरे मुंह पर थूका गया, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। मैं यही कहना चाहूंगी, हर कोई अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकता है। और आप लोग विक्टिम नहीं है। एक तो महिलाओं में जो ये स्टिग्मा है कि मुझे विक्टिम बना दिया गया, मुझे बेचारा बेचारा नहीं सोचना। You are a survivor and you can lead your way and you can help other women also कि how to take the steps and be safe. And survivor led advocacy जो है, that is much more helpful than a psychiatric treatment also. तो I am a psychiatrist, I am a survivor led advocate because I never shy from saying that कि मैं survivor हूँ, या मैंने खुद थेरेपी ली है डिप्रेशन के लिए। क्योंकि सर्वाइवर लेड एडवोकेसी इज द ट्रीटमेंट। आप अपनी कहानी किसी को बताते हैं तो दूसरे को उतना हिम्मत मिलती है उस कहानी से कि वो भी निकल पाता है कि हाँ ये कर रही है तो मैं भी करूँगी। तो कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। इंस्पायर अदर्स फ्रॉम योर स्टोरी। सो दैट इज व्हाई आई एम हियर on the Josh Talk to give Josh to you all. So thanks a lot.